आपका 23 की उम्र हुआ कि साढ़े 22 की उम्र? हाँ, जो कहिए 22-23 के बीच में हो गया। 23-22 की उम्र में। हाँ, तो वाइफ क्या है, कहाँ तक पढ़ी थी? ठीक है, वाइफ भी मतलब वो इंटरमीडिएट है और वो मैंने गांव में ही रहती थी। अच्छा, गांव में ही रहती हाँ, थी। गांव की ही थी। हाँ। और उनके फादर बैंक में थे। अच्छा। तो मेरी माँ मिली वगैरह तो नहीं, मेरे यहाँ तो इसका नियम ही नहीं था, मेरा फैमिली इसके लिए जाना नहीं जाता था। क्योंकि जानना सब बात जरूरी है। तो ऐसा क्या है ये कि महान व्यक्ति का त्याग और बलिदान दोनों जानना जरूरी है। वो क्या है कि मेरे यहाँ जो है कि मेरे फैमिली में ही इस तरह की बातें नहीं थी। हम लोग शुरू से ही सोशल थे, अपने फादर को जब आइडियल मानते थे। तो ये तिलक दहेज की बातें नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि अभी हम ना करें शादी, इसके बावजूद भी मान लीजिए कि तो हम बोले ही कि माँ जो है जो चाह रही है वो हम करेंगे, कुछ भी हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि उन्होंने सही फैसला लिया जी। तो क्या है कि उसके बाद कारवां आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते जो है हम जैसे बोरिंग रोड में इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, वो भी इंस्टीट्यूट बहुत तेजी से ग्रो किया। एक तो कहानी ऐसा है जी पढ़ाने के दौरान कि एक प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूट हुआ करता मेन बोरिंग रोड में, उसके डायरेक्टर थे एसके मिश्रा। और मेरे एक मित्र थे एमके मैथमेटिक्स के फैकल्टी थे। वो एक दिन अचानक जो है मेरे कोचिंग में आए और बोले कि सुनिए संजीव जी, अभी आप अपना क्लास ड्रॉप कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तो अब हम बोले कि क्या ऐसा क्या है? तो नहीं, आज बहुत बेइज्जती की बारी है, आप मेरे साथ चलिए। हम बोले करना क्या है? तो बोले कि गाड़ी में बैठिए, उसके बाद बताएंगे। हम भी कोचिंग छोड़े। वो लोग टाटा सुमो उस समय नया नया आया था, सारे बड़े बड़े बिल्डर और क्या क्या लोग रखे, तो वही लोग रखा था सुमो का, तो वो लोग रखे हुए था। हम लोग तो भाई बाइक से चलते थे, हम लोगों के पास वो कैपेसिटी था नहीं, कुछ भी नहीं था, ढंग से किराया दे पाए वही ठीक था। लेकिन एक चीज था कि कोचिंग थोड़ा बेटर हुआ था। शादी के बाद ये अलग बात है कि वो भी बहुत तेजी से डाउन हो गया था, इसलिए क्योंकि बीच में बहुत छुट्टी उट्टी हो गया था। अच्छा। लेकिन खैर वो सब अलग है, वो तो मान लीजिए कि अप्स डाउन होता है जी। उन्होंने मुझे ले करके आया बोरिंग रोड में, बोले कि संजीव जी ऐसा है कि कोचिंग वालों ने नाम दे दिया है बीबी त्रिपाठी का। बीबी त्रिपाठी पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनका नाम दे दिया है और त्रिपाठी जी का झूठा नाम देके सब एडमिशन ले लिया है। और त्रिपाठी जी आने वाले हैं नहीं, और अब इस सबको फिजिक्स का क्लास जो है ये हो रहा है, उनसे संपर्क करने पर त्रिपाठी जी आने को तैयार है नहीं। तो मतलब उस समय भी ये चीज होता था। हाँ, तो हुआ क्या कि वो लोग बोला कि सुनिए ना आप जाइए। हाँ। तो हमको लगा कि ये भाई हम जाएंगे यार, तो हम तो बीबी त्रिपाठी है नहीं, तो करें क्या भाई? अब तो जाएंगे तो टीचर मेरे स्टूडेंट मेरे से पढ़ेगा कि नहीं पढ़े। हम क्लास में जब घुसे तो मेरे साहब डायरेक्टर साहब भी गए, स्टूडेंट जो है ना वो खड़ा ही नहीं हुआ। वो समझा कि कुछ आया है, चपरासी उपरासी होगा या कुछ होगा, ऐसा ही कुछ समझा, या कोई चीज का प्रचार उचार करने आया होगा। और ऐसा था ना कि देखिए हमको आप आज तक नहीं देखे होइएगा कि हम कुछ कड़ा पहने हो, कुछ तो वही तो अंगूठी पहने हो, तो सिकड़ी पहने हो या घड़ी पहने हो, कभी कभी हमने ये सब चीजों को नहीं पहना है जी। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े पद पे स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं सर हम आपके लिए क्या लाए? हम बोले मेरे लिए तुम एक चीज कर सकते हो, जैसे तुमको हम बनाए वैसे 5 लोगों को तुम बना दो, ये मेरा काम हो गया, मेरे के लिए कुछ मत करो, यही मेरा गिफ्ट है। हाँ, क्योंकि हमने अपने बदौलत अपना बहुत सारे चीजों को बिल्डअप किया है, इसलिए मेरे को क्या दोगे? एक आदमी जिसका पेट भरा हुआ हो, ठूस ठूस के उसके मुंह में तुम भोजन डालो, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे उनको दो जिनकी जरूरत है। खैर उन लोगों का लाड़ प्यार है, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो हम जब एक क्लास में आए तो उस सब मिश्रा जी बोले कि सुनो सर फिजिक्स पढ़ाएंगे तुम लोगों को। तो लड़का बोला कि ना इनसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई एरू गेरू आएगा पढ़ा देगा, हम लोग उनसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग त्रिपाठी जी से। तो क्लास में तो थोड़ा सा मान लीजिए, लेकिन हमको क्या अपमान होना है, वहां ना कोई अपमान था ही नहीं कि अपमान होना है, क्योंकि वहां से तो हम थे नहीं। उसके बाद हम मिश्रा जी को बोले कि मिश्रा जी आप जाइए ऑफिस में,
गेट को बंद कर लिया। हम बोले ठीक है बैठिए आप लोग, थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से। हम बोले कि ठीक है, देखिए ऐसा है कि त्रिपाठी जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे इसलिए ये बोलना पड़ा क्योंकि वो है ना त्रिपाठी हाँ, त्रिपाठी सर का तबीयत हम जो हैं हाँ, उनके असिस्टेंट बन के आए हैं, हाँ, सहयोगी बन के आए हैं। आप लोगों का बेस मजबूत कर देंगे तो सर आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे आप। हाँ, और क्लास जो नहीं हो पा रहा है, हो तो बेहतर है ना, कुछ तो सीखेंगे आप। ठीक है, हम पढ़ाना शुरू किए और खास करके जो जो बच्चे खूब उछल उछल के बोल रहे थे कि हम त्रिपाठी जी से ही पढ़ेंगे, तो हम बीच बीच में उन से पूछना शुरू किए, चलो बस जवाब तो जवाब दो। बच्चों में बहुत मतलब गजब का चेंजिंग आया। और वो मैंने कहना ही नहीं, उनका गजब का प्यार मिलना मुझे शुरू हुआ। 10-15 दिन में वो लोग मेरे रंग में रंग आ गया एकदम पूरी तरह से। एक तो मेरे को आदत थी मोटिवेशनल कविताएं वगैरह लिखने की, तो मैं बीच बीच में वो सब भी देता था उन बच्चों को, टॉनिक देते जाते थे थोड़ा थोड़ा। और जो सब्जेक्ट था, क्योंकि हम तो खुदे जीरो से पढ़े थे, तो हम से पढ़े थे, कठिनाई कहाँ है, तो कठिनाई कहाँ है ये हम जानते थे। वो हर बच्चा जो है ना, पहले कोचिंग में होमवर्क वगैरह पैटर्न नहीं हुआ करता, वो सब बनाने लगा। अब जब देखे क्या कि बच्चा सब मेरे क्लास का एकदम जबरदस्त वेट करता है, और मेरे को आदत क्या था ना कि 8 बजे अगर क्लास है तो हम 8:01 में क्लासरूम में होंगे। तो क्योंकि हमारा टाइट शेड्यूल हुआ करता था, हम दिन मतलब टोटल हम 10-15 बैच पढ़ाते थे, तो अब मतलब 1-1 घंटे का बैच है और हमको अल्टरनेट दे करके पढ़ाना है, तो हम अगर टाइम कहीं भी गैप कर देंगे तो दूसरी जगह का बैच डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। तो हम चाहे वो 10 स्टूडेंट का बैच हो 20 है, हाँ ये अलग बात है प्रीमियर में 100 आपका भी तो कोचिंग पर्सनल चल रहा था, पर्सनल तो चल ही रहा चल रहा था, वही तो मेरा मेन था। तब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे 15-20 दिन के बाद मुझे लगा कि सारे बच्चे एकदम मैंने मेरे रंग में रंगे हुए हैं, इनको मेरे अलावा अब कोई पढ़ा नहीं सकता। तो हम उन लोगों को बोले कि आप लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। तो बोले क्या खुशखबरी है? हम बोले अब बीबी त्रिपाठी की तबीयत सही हो गई। अब हम जा रहे हैं। तो बोला कि नहीं सर आप पढ़ाइए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, हम लोग जितना बुक असाइनमेंट जो सब बना लिए सर, प्लीज सर आप पढ़ाइए सर। हम बोले कि अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो जाके डायरेक्टर साहब से कहो, तब हम पढ़ा पाएंगे। वो सब गया डायरेक्टर साहब बोले कि आप कौन सी मंत्र पढ़ा दिए जी? तो हम बोले कुछ नहीं, चलिए ये तो बच्चा को आप सही ढंग से आप पढ़ा रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों को सही निर्वाह कर रहे हैं, लोग अपने आप ही आपको जो है उसका इनाम देने लगता है। बच्चे ऐसे रंग गए। लेकिन मिश्रा जी जो डायरेक्टर थे वो एक्चुअल में वो कोचिंग चलाने के लिए बने नहीं थे, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। उनको कोई सिखा दिया था कि कोचिंग में इनकम है अपना आ जाइए, लेकिन उनको मन नहीं लगता था। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने कोचिंग को बंद कर दिया, नहीं सेल आउट कर दिया, हम लोगों को बिना बताए किसी और को दे दिए। अगले दिन दूसरा आया डायरेक्टर, वो भी आया तो अक्सर उस सबके बैड हैबिट्स था और सर दारू वारू भी पीता था सब। वो भी कुछ दिन चलाया 2 महीना और वो भी किसी तीसरे को बेच दिया, तीसरा आदमी। लेकिन तब तक करीब 4-5 महीना हम पढ़ा चुके थे स्टूडेंट, बच्चों का पढ़ाई आगे जा चुका था। और खास करके जो 12th के बच्चे थे उनका अब एग्जाम नजदीक था, तो हम लोग ये सोचते थे कि कम से कम उसको पढ़ा तो दिया जाए। और ऐसा था कि वहां केमिस्ट्री के टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, मैथ का आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब वहां पर ऐसा था कि किसी टीचर को पेमेंट नहीं है तो ये नहीं है ये नहीं है। मेरे साथ वो नहीं था, पेमेंट तो मेरे को भी नहीं मिलता था, लेकिन मेरे को उन बच्चों से लगाव था, हमको लगता था उनका कैरियर है, उनका कैरियर हमको बनाना महत्वपूर्ण, और आपको यही प्यार आपको यहाँ पहुंचाया। तो बता रहे आगे, वो बच्चे जो हैं अब जब तीसरा डायरेक्टर जब आया तो हम जब गए क्लास लेने तो देखे क्या कि वो डायरेक्टर टेबल पर पैर रख के इसे बैठा हुआ है, ऐसे टेबल पर पूरा ऊपर इसे पैर उठाकर। हम गए तो पूछ रहा है कि आपकी तारीफ। एक तो बहुत खराब लगा कि आदमी टेबल पर पैर करके रखे हुए, उसके बाद पूछ रहा है। हम बोले कि मैं यहाँ का फिजिक्स फैकल्टी हूँ
P1 कोड है मेरा, उस समय P1 P2 ये सब कोड हुआ करता। तब वो इतने इज्जत किया कि पैरवा नीचे कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया, पैर को नीचे रख लिया। कहा कि देखिए सर, मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूं और बुरा मत मानिएगा सर, मेरे को किसी फैकल्टी की जरूरत नहीं, लेकिन मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहता, इसलिए आप अगर चाहिएगा तो काम कीजिए, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं। तो बुरा मत मानिएगा, बुरा तो बहुत लगा। हम बोले कि हम बोले आप मेरे को जानते हैं? तो बोले कि नहीं जानते। हम बोले आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो एक स्टूडेंट यहाँ रहेगा? तो कह रहा कि जानते हैं सर, ऐसा बहुत लोगों को देखे और बहुत लोगों को अपने ऊपर गुमान होता है। हम बोले कि आप मेरा पेट चलाते हैं, आपने देखा है सैलरी का लिस्ट हमने यहां से कितना पैसा लिया है? बेंच और डेस्क खरीद लेने से कोई कोचिंग का डायरेक्टर हो जाता है? अरे पेट तो हम चलाते हैं आपका, हम पढ़ाएंगे, उसके से ना कमाई होगा तो उससे आपका चलेगा। विद्यार्थी तो जमीन में भी बैठ के आप जो हैं मेरा पेट चलाते हैं, उस पर जोड़ों की गुस्सा आई। और हम स्टूडेंट सब मेरा क्लास का वेट कर रहा था, मेरा डिले होते जा रहा था, क्योंकि स्टूडेंट तो मेरा ही क्लास कर रहा था, क्योंकि वहां केमिस्ट्री मैथ का क्लास लगभग ऑफ हो चुका था, मतलब फिजिक्स ही चल रहा है। फिजिक्स ही चला, वो भी उसका तीनों बैच था, उसको मिला के हम एक बैच कर दिए थे। एक लंबा सा झोपड़ी नुमा क्लासरूम था, उसी में पढ़ाते थे। तो स्टूडेंट सब गेट पर देख रहा था क्या हो रहा है। बीच बीच वो सोचे सर आ नहीं रहे, क्योंकि हमको तो आदत था कि अगर 8 बजे क्लास है तो 8 बज के 1 मिनट में हम घुस जाते थे। 15 मिनट हो गया, उसके बाद हम बाहर निकले और बच्चों को बोले कि सुनो जी, आज के बाद मैं इस कोचिंग में नहीं आ पाऊंगा पढ़ाने के लिए, और अगर तुमको मेरे से ही पढ़ना है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। चिल्ड्रन पार्क के बगल में मेरा एक सेंटर है, वहां आकर के तुम पढ़ सकते हो। बस हम आगे आगे, स्टूडेंट पीछे पीछे। अब उसमें से कुछ सब नहीं आए, लेकिन मेजर स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट आपके साथ मेरे साथ आए। और चिल्ड्रन पार्क के पास हम लोगों का एक बिल्डिंग था, उसमें कंबाइंड में एक क्लासरूम मेरा भी था, हम वहां पढ़ाते थे। तो ये स्टूडेंट सब आया तो हमसे बोला कि सर, हम लोग तो वहां फी जमा कर चुके हैं सर, तो यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ भी हम लोग को कुछ फी लगेगा ना? हम बोले कि देखो, तुम तो वहां फी जमा कर दिए हो, वहां भी हमको कौन पैसा मिलता था? वहां भी तो नहीं मिलता था। समझो कि तुमको हम पढ़ा ही रहे थे। तो यहाँ भी हमको मतलब इससे है कि बाबू तुम्हारा एग्जाम है, अब सितंबर मंथ था उस समय, अब दिसंबर तक तुम्हारा कोर्स खत्म होना चाहिए। तो इसलिए हमको यह है कि तुम्हारा सिलेबस फिनिश कर दे। कोचिंग तो ऐसे भी मुझे छोड़ना था, लेकिन तुम लोगों के वजह से हम थे, ना कि उस कोचिंग से मेरे को कोई लगाव था। और यहाँ भी पढ़ोगे तो मेरे को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां मुफ्त में ही पढ़ा रहे थे, हम मुफ्त में ही पढ़ा रहे। जिन लोगों से हम मिलता है फी, मेरा गुजारा चल जाता है। अब क्या हुआ कि वो बच्चे बोले नहीं सर, हम लोग आपस में चंदा करेंगे। अब हम क्या बताएं, करीब टोटल उस कोचिंग में शायद 150-200 बच्चे रहे होंगे, और उसका मेजर स्टूडेंट अभी लोग 120 था, 30 था, अब संख्या मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस जमाने में आप समझ लीजिए कि 96 की ये घटना है, 96-97 की। वो लोग चंदा करके मुझे 80,000 रुपया दिया था आपस में। ये एक महान व्यक्ति के साथ हो सकता है सर। आप कितना को इस वीडियो से बदलाव होगा, लेकिन मेरा भी जिंदगी आपकी सुन रहे हैं, आपकी जीवनी, मेरी जिंदगी में थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो वो जो बच्चे हैं वो आज तक जुड़े हुए हैं मेरे से, आज तक जुड़े हुए हैं। मतलब बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे उनके बच्चों को आप पढ़ा, उनके बाद हर साल कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसा पढ़ाते हैं जिसके फादर को मैं पढ़ाया हूं, बस ये समझ लीजिए। और वो लोग आज भी चाहे जहां है मेरे से वेल कनेक्टेड है, कहना ही नहीं। तो आपको बताएं कि अब जो है वही लोग मुझे स्टार बनाया, वहीं से आप स्टार के। उसके बाद एक सेकेंड घटना है इंस्टीट्यूट के लाइन में आगे बढ़ने में, वो ये है कि सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चे अक्सर समर वेकेशन में
वहां चूंकि 2 महीने का समर वेकेशन होता है और मार्च के एग्जाम के बाद छुट्टी हो जाता था, तो कुछ बच्चे मेरे पास आए थे और वो बच्चे पढ़ने में स्वाभाविक तौर से तेज थे। उन लोगों को हमने पढ़ाया और वो बच्चे बहुत अच्छा किए। वो लोग आईआईटी कानपुर से पढ़े और वो लोग के स्कूल में इतना प्रचार हो गया कि 97 से 2003 तक सैनिक स्कूल के लगभग 90% बच्चे पटना में आके पढ़ते थे। वो केवल फिजिक्स मेरे से पढ़ने के लिए आते थे। केवल हम सैनिक स्कूल के बच्चों को अगर आईआईटी में भेजे होंगे तो उनकी संख्या सैकड़ों में होगी, केवल एक स्कूल का सैकड़ों में होगी। आपको जान के ताजुब हो, अभी 1 महीना पहले के बात बता रहे हैं, बोले ना कि ये महान साइलेंट गुरु थे। इसीलिए मैंने बोला कि 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, आपका इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि हर राज्य में इनका छात्र जो है मौजूद है और उनके अब पुत्र भी इनके पढ़ाई कर रहे हैं। और भगवान इन्हें अगर लंबे स्वस्थ रखे तो कहें कि इन्हीं के पोते को भी ये पढ़ाए। तो ये प्रेरणा जो है, इसीलिए इस पॉडकास्ट को हमने नाम रखा ये पॉडकास्ट लिए, क्योंकि जानना था मुझे भी, क्योंकि हम भी लंबे दिनों से सर से जुड़े थे, लेकिन इनके नए कदम की वजह से मैंने सोचा अब इनको छोड़ना नहीं है, इनको अब प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। हाँ सर, जैसे उन्हीं बच्चों में से बोल रहे हैं। हाँ। एक लड़का 1 महीना पहले आया था, 1-2 महीना पहले। वो SCRA के एग्जाम होता था, बहुत कम सीट हुआ करता था इंडिया में, उसको आईआईटी से टफ एग्जाम माना जाता था। SCRA, हाँ, रेलवे का होता था, बहुत बड़ा ऑफिसर लोग बनता है वो लोग। जैसे आज भी मतलब समझिए DRM लेवल में है, DRM लेवल पे हाँ, है ना। और वो लोग मतलब जो मंत्रालय है उसके थिंक टैंक में लोग हैं। अच्छा। वो सतीश नाम है लड़का का, और वो पटना आया था। तो पटना आया बहुत दिनों के बाद, वो पटना आया था, अभी मुंबई में है वो। तो एयरपोर्ट पे वो उतरा तो वो जो बतलाया हमको कि हम सोचे कि जाना तो था सर मुझे एक शादी में, लेकिन सोचे कि पटना में जब तक हैं तो किनसे मिले। तो याद आया संजीव सर से, तो नंबर नहीं था, तो गूगल किए, गूगल पे आपका नंबर मिला, संजोग से आप उठाए, और उस दिन छुट्टी भी था, शायद संडे था, उसको हम घर पे बुलाए। अब आप ये सोचिए कि एक बच्चा जिसको हम 96 में पढ़ाए, 97 में पढ़ाए हैं, और वो जब पटना आता है तो उसको हम याद आते हैं। बस इसी से आप सोच सकते हैं कि उन बच्चों के लिए मैं क्या हूं और किस तरह से रहा हूं। मेरे कोई भी स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया हूं तो जीवन में सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन वो एक बात जरूर कहेगा कि सर ने बहुत शिद्दत से पढ़ाया था, और केवल उन्होंने मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ाया था बल्कि उन्होंने मुझे जिंदगी जीने की भी कला सिखाई थी। तो वो सभी बच्चे, सैनिक स्कूल वाले तो सब संपर्क में हैं टोटल। अब जैसे अब आपको बता दें, अभी चूंकि हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, तो चलिए चलने लगा, फिर हजारों में स्टूडेंट मेरे पास आने लगे। एक चीज मैंने किया, मैं बहुत एड वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये उल्टा पुल्टा बोलो। ये आपको बता दें एक चीज और, हमारे संदेश क्षेत्र में रणवीर सेना और माले का बहुत जंग हुआ करता जी, और जब उस जंग को हम देखे बहुत मर्माहत हुए, उसमें लोग मारे जा रहे थे। क्योंकि एक दर्द तो मेरा परिवार झेल चुका था, तो हम ये सोचते थे कि ये जंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर क्या गुजरता है मैं समझता हूं। तो उस में मैं कूदा 2001-2 में, वहां हम कार्यक्रम कराना शुरू किए। कार्यक्रम कैसे कराते थे, क्योंकि वहां के लोग विभक्त हो चुका था, मतलब जातीय हिंसा था, जात में लोग बट गया था। 7 बजे शाम के बाद तो लोग निकलना बंद कर देता था। यहां तक कि हमको याद है कि एक बार हम पटना से बाइक से जा रहे थे अपने गांव, तो रात के 9 बजे करीब संदेश पहुंचे, तो सीआरपीएफ के जवान हमको गांव जाने नहीं दिया, कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, आगे खतरा है। माने इतना दिक्कत था। उसके बीच लोग तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे, तो इनको जुटाया कैसे जाए। तो हमने एक प्लान बनाया
कि बड़ा बड़ा फुटबॉल मैच कराओ। गांव में फुटबॉल मैच का क्रेज होता है, हाँ, तो फुटबॉल मैच कराओ। अब फुटबॉल मैच मेरा बहाना था, हमको सब लोगों को एक जगह जमा करना था, और जमा करके हम जो है आधा घंटा 45 मिनट भाषण देते थे, और हम बोलते थे कि आप अपने बच्चों के लिए जो आज जो मुहिम है, ये मुहिम को हमने आज जो जन स्वराज का स्लोगन सुनते होंगे, अपने बच्चों के लिए ये काम मैंने किया है। अपने बच्चों के लिए सोचो, और चाहे सब्जी बेचना पड़े, रिक्शा चलाना पड़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। और उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। किस रूप में? मैं सरकार तो हूं नहीं, व्यवस्था तो बदल नहीं दूंगा। मेरे यहां तुम्हारे बच्चे आएंगे, उनको कोई फी नहीं लगेगा, और अदर जगह सब्जेक्ट भी पढ़ने जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनका न के बराबर फी लगे, कम लगे, माफ करवा दें। जो जरूरत एकोमोडेशन का भी होगा हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश इतना रंग लाया, मुझे गर्व होता है 2003 कि जो हम पहला स्टूडेंट सिलेक्ट किए थे, और उसके फादर होम्योपैथी के क्लिनिक चलाते थे संदेश में, एक झोपड़ी में। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। बच्चा उनका जो है, वो आए मेरे कोचिंग में, बोले कि भैया आप जो भाषण में बोले थे, क्या उस पर वो बात सही है कि मैंने बचवा को आप पढ़ा सकते हैं? हम बोले कि हम नेता थोड़े हैं, हम तो टीचर हैं, हम तो जो बोलेंगे सो बोल दिए, डंके के चोट पर बोल दिए, इतने लोगों के बीच बोल दिए, और वो बात 100% होगा। तो आइए। उनका बच्चा आया, बाद में वो सब बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं, ये भी आपको बता रहे, वो सब भी हम रिलीज करेंगे। कारण कि दूसरे के बारे में मैं कहानी क्यों बताऊं, अपने बारे में बताएं। तो वो जो है बच्चा आया यहाँ पे, पढ़ा, पढ़ने में अच्छा था ही, गाइडलाइन किया गया, फिर बीआईटी मेसरा से वो बीटेक किया। अभी वो शिकागो में है, करोड़ों के पैकेज पर है। अभी जस्ट 3 महीना पहले, 4 महीना पहले जो है वो कुर्थौल में घर बनाया है, जबरदस्ती हमको ले गया था। अभी हमको 7 दिन पहले फोन किया है, सर हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं? आप जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? दोस्तों, जिस चीज को हम छुपाए थे वो सर उस ट्रैक पे आ गए। इनका बायोडाटा, बायोग्राफी जो भी था, इन्होंने बताया, दिल दहलाया, ज्ञान दिया, और ऐसा ज्ञान दिया कि अब आप भी बनिएगा, हम भी यहां से बन के ही अब जाएंगे। लेकिन अब सर ने छेड़ दिया राजनीति, जो हमने छुपा के रखे थे। इनका यही रहा, और ये रहा इनका 2002 और 3 में ही स्टार्ट हो गया था, जब रणवीर सैना और कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों से चल रहा था जंग, जो उस समय एक शिक्षक, और वो भी ना कि कोई सरकार का, कि अगर कोई घटना घटित हो जाए तो इनके परिवार को 20 लाख 10 लाख सरकार तरफ से मिल जाए, ऐसा नहीं। ये प्राइवेट कोचिंग चलाकर पटना में अपने समाज को चले बदलने के लिए, समाज में एक जो जातीय भेदभाव था उसे दूर करने के लिए। और उसका जरिया देखिए, जब पढ़ा लिखा लोग होगा ना समाज में, जब योग्य व्यक्ति होंगे, तो वो उनका एक अलग तरीका होता है। राजनेता का जो है जरिया देखिएगा, वो पद यात्रा, धरना, तो कहीं इनका एक जरिया था कि छात्रों के थ्रू चलो। छात्र कौन? फुटबॉल, उनको पकड़े, फुटबॉल का कार्यक्रम करवाए, और समाज को वहीं से संदेश देना स्टार्ट किया। जिसका मैंने राज छुपाया, वो अब आ गए पॉलिटिक्स वाला मुद्दे पे। अब पॉलिटिक्स का बात जो है हम अब 15-20 मिनट करेंगे। जन स्वराज पार्टी 2022 में पार्टी नहीं, एक तरह के सामाजिक संगठन के रूप में आते हैं, जिनसे अब बात करेंगे कि संजीव सर कब जुड़े, जन स्वराज आपको कैसा लगा, और जन स्वराज से प्रभावित जो हुए और जुड़े, और समाज का जो राजनीतिक परिस्थिति जो दिख रहा है, जिस तरह से जन स्वराज का स्थापना 2000 जो है एक तरह के संगठन के रूप में 2022 में जो है प्रशांत किशोर जो है इनके। लेकिन आपको ऐसा क्या लगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, और आप भी जुड़? ऐसा है, कहने के लिए तो मान लीजिए अभियान 2022 से शुरू हुआ जी,
2024 में पार्टी की गठन हुई, जी लेकिन आपको ये बता दें जी कि इसका जो बुनियाद है वो समझिए 2020 में ही आ गया। कैसे? मैं अपने संदर्भ में बताऊं, प्रशांत जी की तो बातें अपनी हैं। जाहिर है शुरू से ही आपको बताया मेरा फाइटिंग स्पिरिट था जी। जो भी चुनौतियां मिलता था उन सभी चुनौतियों से लड़ना, कभी मान लीजिए कोचिंग चलाने के दरमियान रंगदारों से लड़ना, उसके अगेंस्ट भी कैसे खड़ा होना जी। आपको जो है मतलब वहां भी मैंने यही सोचा कि एक रंगदार को अगर मार भी दिया जाए तो उससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, इस राज को समाप्त करना है। उसके लिए हमने पॉलिटिकली एक्टिव हुआ 2005 में जो है, हमको लगता है कि वो सब कट का गया है। नहीं ये सब है, ये जो है ना आप रंगदारी से और 2020 पे आइए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो उन सभी चीजों से अगर संघर्ष करके आगे बढ़ते हुए देखें तो हम लोग जब सरकार बदल गई 2005 में, रिलैक्स होकर अपने इंस्टीट्यूट पर फोकस किए। 2009 में मुख्यमंत्री जी ने मुझे टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड भी दिया और अपना काम अनवरत हम करते रहे, अपने फील्ड में बहुत अच्छे से काम करते रहे। और जो मेरा सामाजिक अभियान था वो चलता रहा, वो तो इनबिल्ट था, वो आज भी चलते रहता है, उसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं। लेकिन 2020 में कोरोना में जब हम देखे कि दिल्ली से लोग पैदल आ रहे हैं, जयपुर से लोग पैदल आ रहे हैं, कहीं से भी लोग जो आ रहे हैं वो सब बिहारी हैं, टोटल बिहारी है, सब बिहारी हैं। और एक तो आने का जो तरीका है, किसी के साथ डेड बॉडी है, किसी को ढंग से खाने को नहीं है, किसी को कोई व्यवस्था नहीं है, मन रो दिया। और मुझे ये लगा कि बिहार के साथ कुछ तो गलत हुआ जो अगले राज्य के साथ नहीं हो रहा है। तो चूंकि जीवन में अपना जीवन में राइज कर रहे थे, हाँ राइज कर रहे, हमको उतना दिख नहीं रहा था, हमको लग रहा था बिहार समृद्ध हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। जब हम देखे जी, अरे बाप, ये तो समझ लो कि देश के सारे फैक्ट्री जो है वो हमारे बिहार के ही मजदूर भाइयों के बदौलत है। और इन्हीं के साथ इतनी यातनाएं हैं, इतनी तकलीफें हैं, वो 2020 में दिखा। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए भी बाहर जाओ, कमाई के लिए भी बाहर जाओ। तब उस दिन मुझे आया था मन में कि ये सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, कोई व्यवस्था बदलने की लड़ाई होनी चाहिए। और एक लाइन आपको बता दें जो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं बिहार हूँ जो कविता है, मैं बिहार, उसमें पब्लिक किया हुआ 2020 में ही, और उसमें मैंने जो लाइन लिखा है, आपको लगेगा कि जन स्वराज का नींव उसी दिन रख दिया गया था, जैसे 2020 में ही। लाइन आपको सुनाते हैं थोड़ा सा सर। हमारे बिहारी से पूछता हूँ, क्या इतना भी लाचार हो तुम? क्यों खामोश सब बैठे हो? क्या वाकई में बीमार हो तुम? सत्ता नहीं, व्यवस्था को भी जल्द बदलने आना होगा। जात पात से ऊपर उठकर एक ऐसा दल बनाना होगा जो मेरी जज्बात को समझे, जो हमारी बात करे। विषमता शिक्षा पे पुरजोर कुठाराघात करे। सोया मगर शेर हूं मैं, कुछ पल का ही अंधेर हूं मैं। जोत नया जलाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। और ये लाइन मैं 2020 में लिखा हूं। एक लाइन ही नहीं है बल्कि 8 मिनट की कविता है। उसमें मैंने बताया है कि बिहारी का परिभाषा क्या है, आपको मैं उसी के माध्यम से बता दे रहा हूं। संजीव सर करीब 25 से 30 साल शिक्षा के क्षेत्र में रहे, राजनीतिक में जुड़े। ये अभी हम पता चला कि जेडीयू के ये मतलब अस्थाई सदस्य भी रहे, विधायकी के क्षेत्र में कोशिश किए, टिकट नहीं मिला किसी कारणवश, समाज सेवा भी किए। लेकिन एक होता है ना, एक होता है, आप देखे होंगे आप लोग समाज में, करना है 1 मिनट, दिखाना है 10 मिनट, लेकिन इन्होंने कभी दिखाया नहीं। लेकिन वो वक्त अब जो है ना, ये आधुनिक युग हो गया। समाज को अगर आपका जो विचार है, आपका जो सोच है, वो अगर आपके समाज में नहीं पहुंचेगा, और उसका पहुंचने का जरिया है वह है डिजिटल सोशल मीडिया। तो सर का विचार इनके समाज, इनके जो जिला है भोजपुर, वहां तक पहुंचा, हो सकता है इनके जिला का डेवलप हुआ। लेकिन संजीव सर एक जिला तक अगर बंध जाए, ये
सही नहीं है। इन्हें अब पूरे बिहार को जानना चाहिए, इनके विचार। और इन्हें तब पता चला जब ये पूरे, इन्हें अब लग गया कि हम पहुंच गए, मेरे बिहार का भी बदलाव हो चुका है। नीतीश जी का सरकार आया, जदयू का सरकार आया, एनडीए का। लेकिन इन्हें जो दिखा वो 2020 में दिखा, जब 20 में कोरोना आया। कोरोना में एक ही चीज दिखा कि बिहार, भारत में 28 या 29 राज्य हैं, करीब 29 राज्य है ना सर, 29 राज्य है, लेकिन इकलौता बिहार ऐसा राज्य है जिसका जनता हर राज्य से पैदल चल रहे थे, लटक के। किस तरह चल रहे थे कि कोई गाड़ी में लटके हुए हैं, बस पे, कोई ट्रेन में लटक के आ रहे हैं कहीं। अब क्या मैं बोलूं, आप लोग भी देखे होंगे। और वहां इनका एक कविता उभरता है, और इस कविता, जो ये 2 लाइन बोले, उस कविता में सही में दिख रहा है कि जो जन स्वराज का नियति है, जो जन स्वराज जिस नियम से चल रहा है वर्तमान स्थिति में, वो इनके कविता के जरिए दिख रहा है। और लगता है यही वजह है इनके जैसे महान व्यक्ति, केसी सिन्हा सर, जो पूरे बिहार, हमको लग रहा है कि भारत के भी बहुत लोग उनके बुक पढ़ते होंगे मैथ का। ये सब महान व्यक्ति इस पार्टी को लेकर अब चल रहे हैं। आइए आगे भी सर से सुनते हैं। सर, तो आपको ये बताएं कि अब मेरे दिमाग में आता था कि आखिर जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं जी, इनके कैसे कोई तीसरा जो है एक दल आए। अगर हम कहें तो आर्थिक तौर पे मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं थी जी, और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे पॉलिटिकल वर्क करने की कभी भी आइडियाज नहीं रहती। अगर हम 2005 में जदयू के लिए कुछ काम भी किए थे, जाहिर है वो हम लोग रंगदारी से त्रस्त होकर के ही काम किए थे जी, लेकिन सत्ता बदल गया तो हम लोग सोचे कि चलो अब बढ़िया हो गया, बिहार के लिए सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन अब मुझे लगा कि ये सत्ता बदलने से कुछ होने को है नहीं, तो ये व्यवस्था बदलेगा कैसे? अगर मान लीजिए कविता लिख देने से व्यवस्था थोड़े बदल जाता है। तो अब पता नहीं, शायद जो है मेरे को एक मिलना था ऐसा एक सहयोगी साथी, एक नेता प्रशांत किशोर के रूप में, जो उन्होंने इस अभियान को, शायद मुझे लगता है कि वो भी शायद द्रवित हुए होंगे, दहले होंगे इन चीजों को देख करके। और वो जब आए तो मुझे लगा कि हाँ, एक व्यक्ति आया है। ये अलग बात है कि बिहार, क्या देखे सर उनमें, बिहार में परिवर्तन के लिए आप कहीं भी निकलिएगा तो लोग पहला लाइन कहता है कि आप देखते हैं यहाँ जाति कितना महत्वपूर्ण है, आप यहाँ कुछ कर पाइएगा। और वो भी अगर आप ऊंची जाति से हैं तो नियम के अनुसार आप अल्पसंख्यक हैं, आप क्या कर लीजिएगा। ये एक दिमाग में बना हुआ है। ये अलग बात है कि मैं इन बातों को मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं पूरा पंचायत से 10 साल मुखिया रहे हैं, और उस पंचायत में आपको ये बता दें वो बहुत ही एक स्ट्रेंथफुल लीडर के रूप में निकले और लगातार जीते। उनको तो अपने जाति का हमको लग रहा है कि 50 वोट भी नहीं मिलता, इसके बावजूद भी जो है वो बम्पर जीतते थे। मतलब कि जाति मायने नहीं रखता है। मुझे आपको एक छोटा सा कहानी बता दें, भैया के चुनाव प्रचार हम ही करते थे। तो चुनाव प्रचार में हम हर घर में जाते थे, हम किसी को विरोधी नहीं मानते थे, ना आज मानते हैं ना तब मानते थे। आप हमसे कहिएगा तो नीतीश जी के भी 5 को अच्छा काम बता देंगे, लालू जी के भी 5 को अच्छा काम बता देंगे जी। तो जब हम गए एक घर में तो क्या बताएं, वो उस घर में लोग जो है कुछ जरूरत से ज्यादा मुझे स्वागत करने लगा। गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए भाई। तो अब वो उनसे हम बोले कि ऐसा है कि मेरे बड़े भाई साहब जान ही रहे हैं, उम्मीदवार हैं, और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हर तरह के अच्छे कामों में आपको सहयोग करेंगे। संघर्षशील व्यक्ति हैं और हम भी आपके साथ हैं। तो लोग बोला कि सर आप कुछ मत बोलिए, अब मैं बताता हूँ
एक्चुअल में हम वहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम कराते थे पहले। अच्छा। मेरा स्कॉलरशिप बहुत डिफरेंट है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं कराता। आप लोग सुनिएगा ना, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लिख देता है 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप, 5 करोड़ का स्कॉलरशिप। 5 करोड़ का स्कॉलरशिप क्या है जी? तो फी मेरा है 5 लाख, हम आपको दे दिए 50% स्कॉलरशिप, 2.5 लाख दीजिए। अरे बेवकूफ, तो फी तुम 2.5 लाख कर लेना, तो स्कॉलरशिप झूठो के 2.5 लाख फी कम है, सब झूठा उठा नकली स्कॉलरशिप। हम लोग क्या करते थे, 8वीं क्लास के बच्चा को स्कॉलरशिप, अच्छा, 7वीं क्लास के बच्चा को देते थे, 9वीं क्लास को देते थे। बोलते थे कि पहले पढ़ के मैट्रिक तक पहुंचेगा तब तो पटना आएगा। और वो भी स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं कि तुम आओ तो हम छूट देंगे, छूट तो 100% है। तुम आओ, तुम स्कॉलरशिप पास करो तो तुमको हम कुछ पैसा देंगे, जिससे तुम ये किताब कॉपी ट्यूशन वगैरह ये सब कर सको। तो हम मेरा उसी मुहिम में एक हरिशंकर नाम के लड़का था जी, उसकी माँ नहीं थी और उसके फादर डिस्टर्ब हो चुके, तो उसके चाचा वगैरह ही पालन पोषण करते थे। हमको ये सब मालूम नहीं था। मेरे स्कॉलरशिप एग्जाम में वो टॉप किया, हरिशंकर फिर यहाँ आया, अभी वो गवर्नमेंट जॉब में है। संयोग से हम उसी के घर में चले गए, हम मालूम ही नहीं था कि उसी का घर है। वो लोग जो है, और उसके चाचा भी मुखिया के उम्मीदवार थे, भी हमको नहीं पता था। मेरे भैया कम से कम उम्मीदवार के घर में तो जाके नहीं प्रचार करता है। हम पहुंच गए उसी के घर में प्रचार करके। अब आपको क्या बताएं, और मान लीजिए अपने यहाँ सब कोई जानना भी चाहता है कि भाई फलना आदमी कौन जाति के हैं, कौन। हाँ, ये तो ठीक है, अब जाति के हैं, आप समझ ही गए कि जाति अगर बोलिएगा, हर व्यक्ति किसी न किसी बिरादरी में पैदा लिया है। पैदा होना तो अपने बस का है नहीं कि आप किस जाति में पैदा लेते हैं, और उसके लिए ना आपने कोई प्रयास किया है। तो मैं राजपूत बिरादरी में पैदा लिया हूँ, और जिनके यहाँ गए थे वो लोग यादव जाति के थे। तो दोनों बाहुबली। हाँ, तो दोनों लोग जो है हम उनके यहाँ पहुंचे। क्या बताएं, मतलब वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग मेरा पैर धो रहा है कि मिठाई खिला रहा है, उन्हें से दादा दौड़ के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा स्वागत गजब का वो लोग कर रहा था। तो हम बोले, तो बोले कि देखिए सर, उसके चाचा बोले कि देखिए सर, आप जब पढ़ाए थे तो आप जात देख के पढ़ाए थे नहीं, और मेरे घर को आप बदल दिए सर। आपको नहीं मालूम है, हरिशंकर मेरा भतीजा है, हम लोगों को पावर नहीं था कि पटना में पढ़ा दें, आप पढ़ाए नहीं, अपने घर में रख लिए उसको, और आप सर वो जगह पे हम लोगों को पहुंचा दिए आज कि हम लोग जो हैं, हम तो उम्मीदवार हैं मुखिया के, आपको नहीं मालूम है, और आज से हम उम्मीदवार नहीं हैं। आप आ गए मेरे घर पे ना, हम उम्मीदवार नहीं है, अब हम आपके लिए। अब दोस्तों हमको थोड़ा आंख में आंसू आ रहा है, क्योंकि समाज में इतना पाना, दो धाराएं, और दोनों को अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो एक तरफ यदुवंशी एक तरफ रघुवंशी ये रहते हैं। कौरव बाबू साहेब सिंह जी थे और यादव घर था। इन्हें पता नहीं था इनको इतना प्रेम क्यों मिल रहा है, और इनके उन विचार से तो शिक्षा, कहता है ना पुराने लोग की, जो शिक्षा का दूध पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है, और ये दहाड़े नहीं, इन्होंने जो ज्ञान का गंगा बहाए उनका ये प्रेम बता रहे हैं। आप लोग को कैसा लगता है? हमें तो मेरा दिल फट गया सर। हाँ, आगे। अब जो है, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बिहार जाति में विभक्त है, आप ये जान लीजिए, आप सही काम कीजिएगा। किसी भी बिरादरी और जाति के लोग हो, हर जगह अच्छे लोग हैं और हर जगह अच्छे चीजों का सम्मान करते हैं। अगर बिरादरी से ही लोग मुख्यमंत्री बनता है, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग यहाँ रहते हैं? 2%। तो 2% 3% रहने वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो कोई भी यहाँ बन सकता है आराम से। इसलिए मेरा कहना यह है कि जन सुराज एक सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास से चलने वाला पार्टी है। और प्रशांत जी से, क्योंकि ये पदयात्रा जब कर रहे थे तो इतिहरवा से शुरू किए थे,
चंपारण से गांधी जी के। तो जो मेरा क्लब था, सोशल एक्ट, मतलब हम लोग जो एक्टिविस्ट का रोल करते थे, तो हम एक संगठन भी बनाए हुए थे संदेश में। उसमें मेरे कोर मेंबर सारे भितिहरवा में थे प्रशांत जी के साथ। हम लोग बोलते थे उनके हौसला को टूटने नहीं देना है। और मैं भी जब बहुत गर्मी पड़ रहा था और महनार में जब उनकी यात्रा चल रही थी, पद यात्रा, तो टीवी पे तो और मोबाइल के माध्यम से तो हम फॉलो कर ही रहे थे। तो मुझे एक जगह लगा कि थोड़ा यात्रा में कम लोग हैं, तब हम यहाँ से गए और उस यात्रा में शामिल हुए। ये नहीं है कि हम प्रशांत जी को खूब बताए कि देखिए हम ये हैं वो हैं, वो सब मेरे को आदत नहीं है। वहां भी हम आपकी जगह बोल दे रहे हैं, प्रशांत जी हमसे मिले, बोले भाई बताइए कुछ अपने बारे में। तो हम बोले कि ठीक है, आज का हम अपना पोजीशन बता दिए उनको, कोई हम संघर्ष गाथा नहीं सुना। समझे? कहे कि ठीक है, जानने वाला जानेगा ही, समझेगा ही। जब सब समाज को समझने निकला है तो समझना ही है। लेकिन मेरा उद्देश्य बस यही है, मेरा उद्देश्य जन सुराज तक सीमित नहीं है। मेरा उद्देश्य बिहार में जो अमूल चूल परिवर्तन की बात हो रही है जन सुराज के माध्यम से, मुझे वो जन सुराज। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई प्रशांत जी जो कह रहे हैं, अगर ये सारी चीजें मोदी जी कर देंगे, जाहिर है मोदी जी के साथ। अगर नीतीश जी रोजगार यहाँ दे दें, नीतीश जी शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर दें, नीतीश जी सारे जो कमिटमेंट हो रहा है जन सुराज के द्वारा, वो हमारे बुजुर्गों को सहायता दे दें, तो जाहिर है हम जन सुराज की तब जरूरत क्या है। जन सुराज तो व्यवस्था बदलने आया, उसको सत्ता से तो मतलब है नहीं। और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं वो सत्ता से क्या अर्न करेंगे। ये अर्निंग वाली बात नहीं है कि उन्हें ठेका ले लो, उन्हें माफियागिरी करो, उन्हें ये करो वो करो। आपको ये बता दें कि हम अपने बदौलत कंटिन्यूअसली सिल्वर कैटेगरी टैक्स पेयर में हम रहे हैं और हम लोगों ने अपने बदौलत जो है इतने चीजों को डेवलप किया है कि कुछ भी नहीं करेंगे तो रिटर्न हैंडसम फाइल करते रहेंगे। वो उस व्यवस्था को हमने डेवलप किया है और उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने सारे टैक्सेस दिए हैं। वो सब चीज सबको सर्वविदित है। मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा लास्ट ईयर में MBBS फाइनल ईयर में है। तो हम लोगों ने निर्माण किया है सभी चीजों को, घर से लेकर के अगल बगल से लेकर के। जो मेरे साथ सहयोगी रहा है उनके लिए हम लोग सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क किए हैं। और अब बिहार के जो बच्चे हैं, जाहिर है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको बेरोजगार देखता हूँ, उनको तकलीफ देखता हूँ, बहुत बच्चे हमसे काम मांगने आते हैं, मुझे पीड़ा होता है क्योंकि हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम बहुत लोगों को कर सकते हैं। तब बोलते हैं कि ठीक है। तब जन सुराज जो है, प्रशांत जी से जब हम मिले भी तो पहला क्वेश्चन हम प्रशांत जी से यही पूछे थे। वो बुद्धिजीवियों का मीटिंग बुलाए थे, हालांकि मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस मीटिंग में बुलाया गया था तो मैं गया। प्रशांत जी से मैंने ये पूछा कि देखिए आप ये बताइए, आप बोलते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही हम रोजगार दें, तो आप इंडस्ट्री फैक्ट्री कहां से लाएं, कैसे रोजगार उपलब्ध करें। क्योंकि यही बात मैं जब अपने गांव में, अपने इलाके में लोगों के बीच जाके कहता हूं कि क्या आपने कभी शिक्षा के लिए वोट दिया, आपने कभी रोजगार के लिए वोट दिया, नहीं दिया तो नहीं मिला तो ठीक है, फिर परेशानी किस बात की आपको। तो वो लोग बोलते हैं कि हम रोजगार के लिए वोट देना चाहते हैं, शिक्षा के लिए वोट देना चाहते हैं और आप ही को देना चाहते हैं, लेकिन आप रोजगार लाइएगा कैसे, कहीं आप भी तो बुर्बक नहीं बना रहे हैं। तो चूंकि ये छोटे से इंटरव्यू में और प्रशांत जी जितने डिस्कशन 45 मिनट 1 घंटा जो बोले, मैं उसको तो पूरी तरह से नहीं, और बहुत जगह वीडियो ऑलरेडी बोले हैं कि रोजगार कैसे लाएंगे, उसके माध्यम से देख सकते हैं। मैं जब कन्विंस हुआ तो मैं जन सुराज के संविधान समिति में हूँ, पहले मैं बता दूं। संविधान समिति में बिल्कुल संविधान समिति के सदस्य हैं और उसमें जो है हम लोग स्टेट लेवल में आते हैं, कहीं भी बुलाए जाते हैं, हर जगह के संगठन, जैसे अभी तरारी में भी हम लोग काम कर रहे हैं, अन्य जगहों पे काम कर रहे हैं और काम कंटिन्यू करेंगे। बस उद्देश्य तो वही है, उद्देश्य। लेकिन जो अब सर आपने जो भी है जन स्वराज का विचार जो शुरू में प्रशांत जी आए थे 22 में ही में शुरुआत की पद यात्रा, अभियान, तो अभियान शुरू हुआ पद यात्रा का। उन्होंने बोला कि
हम जो है ये राजनीतिक दल नहीं, एक सामाजिक संगठन की तरह रूप में सेवा करेगा। तो कुछ राजनीतिक दल के जो नेता है इस बात को रिपीट करता है। वह जब शुरुआती शब्द पे नहीं रहे, पुनः इस अभी जो है 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन आप लोग ने पार्टी बनाए। ये पार्टी बनता है एक राजनीतिक दल। तो जो राजनीतिक विरोधी है, क्योंकि आप देख सवाल अब यही होगा आपसे, जो आपके विरोधी है बिहार में भी जो पार्टी है बड़े जो है, एक तरफ है आरजेडी महागठबंधन, एक तरफ है एनडीए बीजेपी जदयू, ये लोग का वही है जो सभी लोग का है। क्या यही विचार है, या आप लोग को लगा कि नहीं संगठन से हम लोग नहीं कर पाएंगे जब तक राजनीतिक दल में नहीं आए? बिना सरकार का क्या आपके बस क्या अधिकार? क्या वो प्रशांत किशोर से बाय मिस्टेक का जो विभिषका है हम उसको रोकना चाहते हैं, तो क्या जन स्वराज चंदा से बांध बना रहेगा? नहीं। ये कोई भी संगठन जागरूक कर सकता है समाज को उसके अधिकारों के लिए, लेकिन काम तो तभी करेगा जब काम करने का अधिकार उसको। कैसा व्यक्ति है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी संक्षेप में थोड़ा आप मिले हैं, बात की? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर जी, क्योंकि तमाम आरोप उन पे लगा है नहीं कि जिनके बारे में मैं कुछ बताऊं, सब लोग जान रहा है। प्रशांत किशोर जी का भी मैं जो प्रयास अपने स्तर से देखता, उन्होंने जब यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया जी, तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम किया, वो प्रतिभा तो सब कोई मानता है। फिर उन्होंने जब आया अगले फेज में तो उन्होंने राजनीतिक सलाहकार का काम किया। सलाहकार के माध्यम से ही लोग उनको जाना। वो यूनाइटेड नेशन में वो जीवन भर भी रह जाते, लोग नहीं जानते, लेकिन इसके माध्यम से लोगों ने उनको जाना। देखिए समाज में लोगों को आपको जानना जरूरी है। जैसे आप बोले कि हम साइलेंट हैं, अब लोग तो जान नहीं रहा है। नहीं, तो लोग जान नहीं रहा है तो आप कहीं कुछ बोलिएगा, बड़ा बात भी बोलिएगा तो लोग कहेगा बोले वाला बहुत है, करना जी। तो प्रशांत जी ने करके दिखाया, और करके दिखाए तो आप वो एग्जाम्पल सेट कर, ठीक है? क्या वो राजनेता के रूप में बेटर है कि राजनीतिक सलाहकार के रूप में बेटर है? देखिए वो तो उनके शब्दों में अगर कहें तो वो अपने आप को नेता मानते हैं नहीं, और वो अभी भी कह रहे हैं कि हमको कोई पद नहीं चाहिए। उनका उद्देश्य है कि जैसे हम बाकी लोगों को सलाह दिए हैं काम करेंगे, वैसे जो है अगर सरकारें काम करेंगी तो ये सब परिवर्तन हो। तो अब सवाल आता है कि विपक्ष लगाते हैं कि वही प्रशांत किशोर जो आज कह रहा है कि लालू जी गलत थे, नीतीश कुमार गलत है, मोदी जी गलत हैं, ममता जी गलत हैं, ये तमाम दल के लिए उन्होंने काम किया। अगर 15 में नीतीश जी अगर 5 से लेकर 10 तक बिहार को बर्बाद किया, 15 तक 2015 में चुनाव होता है, तो 2015 में लालू और नीतीश को एक साथ करने वाले प्रशांत किशोर हैं, जो बागडोर आप भी लोग ही जान रहे होंगे, बागडोर बने एक तरह से धागा। तो फिर क्या अभी जो जनता को बता रहे हैं कि बिहार को शिक्षा में बदहाल कर दिए, स्वास्थ्य में बदहाल कर दिए, बिहार को बेरोजगार कर दिए, युवाओं को अदर, तो फिर उस समय प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम किसी और गलत हाथों में दे रहे हैं बिहार को? अब देखिए, ये तो आरोप लगना सत्य है ना सर? जी जी। प्रशांत जी के पास जैसा कि आप सुने होंगे उनके इंटरव्यू में, नीतीश कुमार गए थे जब वो मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए थे इस्तीफा देकर। जी हाँ। और उस समय तक प्रशांत जी बीजेपी के लिए काम किए थे, और उन्होंने मोदी जी को एक मतलब जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, और वो हमेशा जो है एक वर्क करते हैं कि हम बनने के बाद मुझे क्या करना, एक कमिटमेंट जो सोसाइटी के द्वारा किया जी। और जो कमिटमेंट मोदी जी के साथ उनकी हुई थी, उनको लगा कि मोदी जी उन रास्तों पे नहीं चल, ठीक है हम प्रचार अभियान में इनके रहे, जैसे आप सुने होइएगा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और प्रशांत जी उनसे मिले भी, क्योंकि उन्हीं के इंटरव्यू में हम लोगों ने सुना है। तो उनको लगा कि राजनीतिक मजबूरियां इनकी अलग है, और हम लोगों का जो इंटरनली बात हुई थी वो नहीं, क्योंकि उसके पहले वो गुजरात में भी उनके लिए काम कर चुके। तो क्या है कि इनके बीजेपी से दुराव एक तरह से होने लगी कि भाई हम तो उस एक अभियान चला करके आपके लिए वर्क करके आपको हम
बेहतर जगह पे पहुंचाना है, मदद की है जी हाँ, पीएम बनाने में अपना बेस है। प्रशांत किशोर अकेले थोड़े वो किसी को भी बना सकते हैं। तो नीतीश जी गए उनके पास, उन्होंने सलाह दिया कि अरे आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश जी गठबंधन लालू जी से करें, जिनसे भी करें, वो प्रशांत किशोर नहीं बोलेंगे आप उनसे गठबंधन कीजिए और नीतीश जी उनका बात मान रहे हैं। उन लोगों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां थी और इन्होंने सोचा कि नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। हर कोई कहेगा 2005 से 10 तक बिहार में जो चेंजिंग आया था उसी चीज का आप देख भी रहे हैं, इतना परिवर्तन हुआ। 10 से 15 तक में उतना बेहतर काम नहीं हुआ था जो 5 से 10 में हुआ। तो प्रशांत किशोर जी ने कोई एक कार्य योजना दिया कि ये हमारे जो है कमिटमेंट है पब्लिक के साथ, जो 7 पॉइंट्स उन्होंने बना करके दिया, जिसमें नल जल योजना से लेकर के सब कुछ था। तो उनको तो उस योजना पे वर्क करना था और मुख्यमंत्री तो नीतीश जी को ही बनना था। हुए भी, वो तो जदयू में शामिल भी हो गए, उपाध्यक्ष भी बन गए जदयू के। लेकिन वो ये देखे कि ये जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट से ये सब कुछ चल नहीं रहा। तो उन्होंने जो है, और खास करके वहां जो भी अंदरूनी कारणें रही हो उनको भाया नहीं और वो अपने से स्वेच्छा से जो इस्तीफा दे छोड़। ठीक है, अब राजनीति है तो लोग तो कहेगा। इसके बाद उन्होंने ममता जी के लिए काम किया। ये तो प्रोफेशनल वर्क है। जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ाते हैं जी, तो हम आरजेडी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि भाजपा के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ा रहे, किसी को गलत तो पढ़ा नहीं सकते। तो मेरा सलाह देना है, सलाह देंगे। उन्होंने सलाह दिया और उन लोग का अपना धरातल पे वजूद था। अगर वजूद नहीं होगा तो आपको क्या सलाह देकर के मुख्यमंत्री बना देंगे और आपको जितवा देंगे? ऐसा नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता है। ममता जी के अपना एक अस्तित्व था, वेस्ट बंगाल में बेस था। इन्होंने बताया आपकी कमियां क्या क्या हैं और अगर इस तरह से आप काम कीजिएगा तो आपको समर्थन मिलेगा। उनको समर्थन मिला, ममता जी जीत गए। तो ये उनके प्रोफेशनल पार्ट है। अब उसके माध्यम से इनको पहचान मिला। जब वो पहचान मिला और हमको लगता है कि जब वो बिहार के दुर्दशा को देखे, खास करके कोरोना काल में उन्होंने बात बिहार की, एक स्टार्टअप लिया था। ये अलग बात है कि उसको तत्कालिक रूप से स्टॉप कर दिया था, फिर वेस्ट बंगाल में वो अपने आप को केंद्रित कर दिया। तो उनके दिमाग में आया कि नहीं, अब जो भी मेरे अंदर प्रतिभा है, मेरे अंदर क्षमता है, जिस तरह का भी संसाधन है, उसका हम उपयोग बिहार के लिए। और ये चीज मेरे को दिल को छू गया। और चूंकि वो जो सोचते थे वही चीज हम अब भी सोच रहे सोचता था। मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं थी, इसलिए मैं कहा कि, और यही वजह है कि आप लोग जुड़ रहे हैं कि मतलब प्रशांत किशोर का जो विजन है वो बहुत दूर तक। क्या लगता है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी, संजीव सर, केसी सिन्हा सर, ये तमाम बड़े लोग जो आ रहे हैं, असम से एक हैं जो कि एसपी रैंक पे हैं, वो आनंद मिश्रा सर जो है वो भी आ गए हैं। ये इतने बड़े बड़े लोग और इतने बड़े विद्वान लोग जुड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर एक तरह से लीड का रोल किया उन्होंने। एक मतलब एक धागा उठाया, उसमें तमाम माला बनाना स्टार्ट किया, जिसमें बड़े बड़े मतलब बहुत लोग आएंगे, आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। क्या बिहार की जनता को 13 करोड़ जनता उम्मीद करे कि जनसुराज और जनसुराज में संजीव सर जैसे जो महान व्यक्ति हैं इस बिहार की भौगोलिक जो है उसको बदल नाम लिए आनंद मिश्रा जी को जी नाम लिए, तो लोग महान है। देखिए, पहले मैं तो महान नहीं हूँ, उस कैटेगरी में नहीं पहले। सर, आपकी जो गाथा है आप भी महान है, हमारे लिए है। आप अपने अनुसार वहां जहां रखिए, हम मान रहे हैं कि आप महान। तो अब उन लोगों के लिस्ट में तो मैं अपने आप को नहीं रख पाता हूँ, लेकिन ठीक है जी। हाँ, सोच है। और एक बात बता रहे हैं, व्यक्ति को उसके बातों से ज्यादा उसके कर्मों से देखना चाहिए जी। तरारी विधानसभा चयन जो किया गया, हाँ, अभी चयन हुआ है आपके एक विधानसभा का। आप जो उम्मीदवार हैं, आप ये सोचिए कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल
उप मतलब सेना के उप प्रमुख रहे, जो आज तक बिहार से 2 व्यक्ति रहा, एक SK सिन्हा साहब और एक SK श्री कृष्ण सिंह जी, जो तरारी विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। बहुत लोग कहता है उनको जानता कौन है, वो आज तक समाज के लिए क्या किए हैं, लेकिन हम लोगों को कहना ये है कि हमारा पहले ही से सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, क्या हमारा नारा है, हम सही लोग को लाएंगे। और आपका ये ड्यूटी है, बिहार के जनता का ये ड्यूटी है कि आप सही लेकिन लोग एक सवाल अब इसमें ऐड करेंगे सर, बात जनता का ये कुछ लोग जो उठाया ये भी सही है कि आप एक रिटायरमेंट जो आपके अभी अध्यक्ष है, जो कार्यकारी अध्यक्ष भारती सर, वो उनका विदेशी रणनीति जो भी है उनका अच्छा रहा, परफॉर्मेंस है वो सरकारी क्षेत्र, लेकिन एक राजनीतिक ज्ञान, एक समाज का ज्ञान जो समाज में सेवा दिया, देखिए तो वो भी तो एक मायने रखता है ना कि आपने भारती जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी, और नहीं जो आपके अभी जो आपके हमारे जो कैंडिडेट भी है जो तरारे, हाँ जी, हाँ, वो यूपीएससी के थ्रू नहीं है, उन्होंने तो देश का सेवा किया है, हाँ, और बहुत समाज को करीब से देखा है और एक जज्बा है। तो मुझे जो उम्मीदवार, आप इसी से सोच लीजिए कि तरारी में हम लोग जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उसके पैरेलल में जो उम्मीदवार घोषित किया गया है या अघोषित उम्मीदवार जो एनडीए से है, उन दोनों के छवियों को ही तुलना कर लीजिए। अब आप तो कहने के लिए मेरे को भी राजनीतिक नहीं कहिएगा, क्योंकि हमने तो राजनीति किया नहीं है, नहीं तो राजनीति नहीं किया है तो आप कहिएगा कि आप कैसे समाज कल्याण कर दीजिएगा। तो अजीब हाल है, जब हम देख रहे हैं कि जो लोग समाज कल्याण करने निकले हैं वो समाज को विनाश कर रहे हैं, तो हम बैठे रहे, चुप होकर के बैठे रहे। एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है इससे कि समाज में आइए, काम कीजिए। तो वो तो जनरल साहब तैयार हो गए हैं एक मामूली सा विधानसभा के चुनाव के लिए, वो लोग तो राज्यसभा वगैरह में कोई पार्टी ऐसे ही भेज देता है, वो तो तैयार हुए हैं। ये तो मेरे लिए गर्व की ये बात हमें भी खटका दोस्तों, ये जो सर बोले ना कि अगर बड़े विद्वान व्यक्ति जो भी महान व्यक्ति है वो जिस भी पोस्ट पे है, अगर वह समाज में आ रहा है करने के लिए, या उनको सीखना पड़े या समाज में अगर उनके पास अनुभव करना पड़े, क्योंकि बात तो ये जरूरी है, बिहार में हर तरह के लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन जब भी वो राजनीतिक में आते हैं, आने के बाद एक परिवार में उलझते हैं और लूटना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई समृद्ध व्यक्ति, कोई कर्नल, कोई डीएम, कोई एसपी, कोई प्रोफेसर अगर आपके समाज में आते हैं और वो अगर नेता बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो पूर्ण है, तो वो नहीं लूटेगा। ये बात जो इनका एक हुआ कि अगर कोई लूट रहा है, अगर कोई महान बुद्धिमान व्यक्ति समाज में घर बैठे रहेगा, ये कैसे चलेगा? तो क्या यही प्रशांत किशोर का नीति है कि ओपोजिशन में और अपने साइड जो रखो, वो समाज कैसे महान व्यक्ति को रखो जो विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं हो पाए? बात तो ये आपकी, हमने माना आपका बात, ये जो आपने बोला कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है समाज में, कोई जो अच्छे पोस्ट से आ चुका है, उन्हें भी तो समाज का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और अगर वो लेंगे तो वह सिर्फ समाज के लिए करेंगे। अब आइए सर और विस्तार से, जनसुराज का संविधान सभा के आप सदस्य भी हैं, जनसुराज के संविधान से थोड़ा रिलेटेड बताइए क्या है। और संविधान सभा में जो है 30-40 पॉइंट जी, सभी पॉइंट पे तो थोड़ा सा जो हमारे बता रहे मूल हाँ, जो मूल पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए मेरे यहाँ से कोई व्यक्ति जीत कर जाता है जी, वो विधायक एमपी बनता है, और बनने के बाद ऐसा लगता है कि वो गलत कामों में लीन हो गया, तो हम लोग उनको वापस कैसे बुलाएंगे, इसका भी कानून, ये भी कानून बना। हमारा एक विधायक लॉस होगा, उनको विधायक नहीं रहने। दूसरी बात, जो आइडियोलॉजी, आप देखते होइएगा अभी तस्वीरों में महात्मा गांधी दिखते हैं जी, हम लोगों के झंडा में जो है बाबा साहेब अम्बेडकर भी अब दिखाई। अच्छा, क्योंकि हम लोग बात करते हैं सामूहिक प्रयास में, तो ये एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, गांधी जी के विचार हो, अम्बेडकर जी का विचार हो, सभी चीजों को लेकर के सही लोगों को जोड़ना है
और उनको कुछ करके दिखाना है। और एक तो वैसे लोग आ रहे हैं जो अपने लाइफ में कुछ न कुछ करके ऑलरेडी दिखाएं। दूसरी बात बता रहे हैं, कोई भी माफिया, कोई भी क्रिमिनल, किसी भी गलत आय स्रोत वाले व्यक्ति जन सुराज में कभी प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। जो नियम है अन्य दलों की कि लाओ 1 करोड़ 2 करोड़, जिसके यहाँ खुद ईडी सीबीआई के रेड कर देते हैं और वो करे टिकटों थमा देते हैं। ये कभी नहीं होगा जन स्वराज में। जन स्वराज में कैसे हो सकता है? जन स्वराज में तो सदस्य नहीं बनेंगे, पैसा आदमी को तो हम लोग कभी प्रतिनिधि के लिए टिकटें नहीं देंगे। तो जन स्वराज कैसे लड़ेगा बिहार में? एक बड़ा पार्टी भाजपा अपने आप को कहता है राष्ट्र पार्टी, जदयू भी आपको मजे हुए, नीतीश जी हैं आपके सामने, वहां उधर लालू जी हैं अभी भी जिंदा। जन स्वराज को नहीं है लड़ना, बिहार के जनता को उसको समझना है। ये जो जाति में जो बटा हुआ है, जो आज भी लोग दूसरे आज के लोग कहता है कि बिहार में आज भी जातियों पे वोट डलता है, तो जन स्वराज के एक संविधान सदस्य हैं संजीव कुमार सर, ये बिहार को क्या बताएंगे कि जाति से उठकर नहीं। देखिए बिहार के लोग जो है शुरू से ही समय समय पे बदल रहे हैं, अपना दिखाए हैं अपने ये जो भी क्षमताओं प्रतिभाओं को। जब आजादी की आप एक तरह से पहली लड़ाई कर दी जाए 1857 में जी, तो सब कोई उस सिपाही विद्रोह को याद जी, मंगल पांडे जी, बाबू कुंवर सिंह को याद रखता है जी। गांधी जी भी आंदोलन बिहार से शुरू किए जी। जब इंदिरा जी का निरंकुश सरकार आई जी, तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन बिहार के धरती से शुरू हुआ। जी। बिहार के लोग बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत चीजों को समझते हैं और आने वाले समय में वो समझ रहे हैं कि जन स्वराज किनको ला रहा है और उनको अपने बच्चों को देखना है, उनके फ्यूचर को देखना है, अपने बुजुर्गों को देखना है, अपने घर द्वार, अपने जमीन और अपनी मातृभूमि को देखना है। उनको ये नहीं देखना कि कौन किस जात का है। वो दिग्भ्रमित करना उन लोगों का काम है, वो तो करेंगे ही, राजनीतिक कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि बस एक लाइन आपको बोल दे रहे हैं कि अब बिहार के कनकन में परिवर्तन का आगाज होगा और सत्ता नहीं व्यवस्था पर भी जन स्वराज का राज होगा। बहुत जल्द जो है जन स्वराज का राज आएगा। लेकिन एक सवाल फिर आपके जन स्वराज पे आ रहा है सर, और विपक्ष लोग उठा रहे हैं कि शिक्षा तभी मजबूत होगा जब हम शराबबंदी को खत्म करेंगे। लेकिन बीते ही कुछ दिन घटना हुआ है छपरा सिवान में, ये थोड़ा बिहार की जनता नहीं समझ पा रहे हैं। महिलाएं लोग भी मैनिपुलेशन है। ये नहीं कहा गया कि शराब से शिक्षा ठीक होगा। शराब नहीं, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर। शिक्षा को सही करना है, कैसे करना है, कैसे करना, उसका हम तरीका जी। उसके लिए हम लोग का कोशिश है कि हर प्रखंड वाइज 5 जो है वर्ल्ड लेवल के स्कूल बनाए। ज्यादा स्कूल नहीं बनाएंगे, 5 स्कूल बनाए, बड़ा कैंपस का स्कूल बनाए। जैसे लोग आज अब अपने बच्चों को छोड़ने के लिए 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के जाते हैं, वहां पहुंचाइए, मुफ्त शिक्षा रहेगी, वर्ल्ड लेवल की शिक्षा रहेगी। लेकिन उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो इसका मतलब क्या? पैसा मुझे जिस माध्यम से शराब की मुद्दा अलग है। शराब का मुद्दा यह है कि बिहार में कहने की शराबबंदी, शराबबंदी तो है नहीं। तो जो चीज बंद ही नहीं है उसको ओपन क्या करना? जो बंद ही नहीं हो, ओपन तो उसको किया जाता है जो बंद हो जी। तो आपको ऐसे ही 50 को लोग मिल जाएंगे आपके अर्चित परिचित जो शराब पीते हैं, वो तो बोलते हैं कि 10 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। तो 10 मिनट में उपलब्ध हो जाता है, होम डिलीवरी हो गया है। ये जो तरीका, उससे जानते हैं क्या होगा? शराबबंदी का फायदा जितना नहीं हुआ है उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। जो गांव के बच्चे हैं, तो इस बयान से आपको लड़ना पड़ेगा सर। ये बयान आपका कौन बता रहे हैं जी, अब उसका हम रोड मैप आपको बता रहे हैं। शराबबंदी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शराब पीने का किसी को सलाह नहीं दिया जा सकता है। ये एक नैतिक बात है कि लोगों को सलाह देना चाहिए कि ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। महात्मा गांधी भी ये संदेश देते थे। लेकिन कानून बना करके, जैसे मान लीजिए कोई कहता नॉनवेज खाना बहुत बढ़िया बात नहीं, तो कानून बना दे कि अब से नॉनवेज बंद है, जो नॉनवेज खाएगा उसको जेल में डाल दे। ये सही नहीं है। मेरा कहना है कि ये
शराब लोग न पिए, उसके लिए सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। ठीक। लेकिन अभी जो बंदी है, जिससे 10 से 12 लाख लोग प्रभावित हुए जो कानून के द्वारा, और वो भी कौन कौन लोग हो रहे हैं, लेबर मजदूर ग्रेड का, ऊपर से लोग तो पुलिस को पैसा दे करके बच जाते हैं। दुबई में पी रहे हैं लोग, कहीं वो पी रहे हैं तो सब लोग आकर के पी लेते हैं। दुबई में पी रहे हैं लोग। दुबई तो अलग मैटर है। दुबई यहाँ के लोग दुबई में पी रहे हैं सर, और गरीब लोग जेल जा रहे हैं। कहना है कि यहाँ भी पी रहे हैं और उनको कोई रोक नहीं है, बल्कि उनके अगल बगल बैठने वाले सत्ताधीशों के लोग पी रहे हैं, उन पर रोक नहीं है। वो सब जानते हैं कि ये छलावा है। बहुत हद तक देखिए प्रैक्टिकली कठिन है। नीतीश जी के नियत चाहे जो हो, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सही हो नहीं पा रहा। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शराबबंदी से, गांव के जो लड़के हैं ना, वो शराब बेचना शुरू कर, उसी में वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। और खास करके जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं, अब जैसे बक्सर में आप चले जाइए और देखिएगा कि शाम के समय लड़का जो है पुल पार करके यूपी से दारू का बोतल लाएगा, इधर लाके सप्लाई कर देगा, वो 1000-2000 कमा लिया। वो एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया है उन बच्चों के बीच जिनको पढ़ने लिखने की उम्र है। दूसरी चीज नाबालिग बच्चों में बता रहे, उसके बाद क्या है कि इसके माध्यम से जो शराब माफिया है वो एक तंत्र बना लिया है। जो पुलिस महकमे के लोग हैं वो खूब कमा रहे हैं। तो इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो वाकई में दिखे भी, जो दिख ही नहीं रहा है और लोग जहरीला शराब पी पी करके लोग मर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छपरा सिवन मरा ना परसों जो घटना हुआ, तो 27 लोग मरा। जब सब चीज बंद है तो ये कैसे होता है? तो है नहीं एक्चुअल में। नीतीश जी भी जान रहे, सारे लोग समझ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर, जनसुराज, संजीव सर, केसी सिन्हा सर, ये लोग बिहार के तमाम इस जातीय गतिविधि जो ये लोग बनाए हुए हैं, बड़े पार्टी, ये जो 15 साल 20 साल से सत्ते में, इससे लड़ने के लिए पूर्ण तरह तैयार है। क्या आप जो एक स्लोगन दिए कि हम नहीं, बिहार की जनता लड़ रहे हैं जनसुराज से, ये मतलब तैयारी है। तो दोस्तों जनसुराज से रिलेटेड और यही नया ट्रैक था, नया लाइन था। संजीव सर जो है, मैं बहुत कुछ नहीं जान रहे थे जो संजीव सर से जाने कि ये सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के व्यक्ति थे कि साइलेंट कर देते। इन्हें अपना विचार जो इनके अंदर था, वो विचार इन्हें प्रशांत किशोर में दिखा, और जब प्रशांत किशोर ने जनसुराज को बिहार में लाया, इस विचार को रखा, पदयात्रा के थ्रू अभियान चलाया, और जो कि एक इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि बिहार में कोई पार्टी और कोई नेता पद यात्रा नहीं किया है। वह अगर इतिहास में दर्ज कराए तो प्रशांत किशोर, जो करीब 2 साल पद यात्रा बिहार के, और अभी भी पूरा में भी लग रहा है नहीं हुआ है, कंटिन्यू चलेगा। लेकिन हाँ, ये इतिहास दर्ज करा दिए प्रशांत किशोर, नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी एक सलाहकार के रूप में, लेकिन उन्होंने समाज में एक बिहार में रियली में कंपटीशन ला दी है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर कंपटीशन तो लाए, लेकिन बड़े बड़े लोग, अनुभवी विद्वान, बुद्धिजीवी कहिए, विद्वान कहिए, ये लोग जो है अब उतर रहे हैं और समाज और बिहार के लिए चिंतित हैं। क्यों इन लोगों को अब दिखा, क्यों इन्हें पहले क्यों नहीं दिखा? क्या इन लोगों को राजद, जेडीयू, भाजपा, ये जो एलजेपी तमाम पार्टी है, इसमें नहीं दिखा? ये जनसुराज में क्यों दिखा? और ये लोग जो विचार, जो इनका संविधान है, जो इनका विचारधारा है, जो ये गांधी जी को एक अपना विचारधारा के रूप में प्रकट कर रहे हैं पूरे बिहार में, और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, सभी लोग जानते भी हैं, उस विचारधारा को लेकर समाज बिहार के परिवर्तन में लेकर चल रहे हैं। और बिहार के मुख्य 2 बिंदु को ये लोग चल रहे हैं लेकर, एक शिक्षा और एक रोजगार। इनका कहना, अगर बिहार में जनसुराज पार्टी आएंगे तो रोजगार बिहार में मिलेगा ही, सरकारी मिले या ना मिले, क्योंकि वो पूरा सभी को नहीं मिल सकता, लेकिन हर घर में 10 से 15 हजार का इनका जो पार्टी का जो है नियम बना हुआ कि रोजगार मिलेगा। तो अब बिहार की जनता पे ये लोग छोड़ रहे हैं कि जनसुराज पार्टी के जो है प्रशांत किशोर, संजीव कुमार, आनंद मिश्रा जी, ये नहीं लड़ेंगे। बिहार के 13 करोड़
जनता लड़ेंगे इन विपक्ष पार्टियों से। और मैंने टोटल जो ये 1-1.5 घंटा का जो ये पॉडकास्ट हुआ, ये जो इंटरव्यू हुआ सर के साथ, सर का जीवनी भी मैंने आपके बीच रखा, इनका क्या संघर्ष रहा, इन कहां यहाँ जो पटना के इस बोरिंग रोड, मेन बोरिंग रोड में है, कैसे यहां तक पहुंचे और समाज में कैसे संघर्ष किए तमाम उस समय 2002-1 में जिस तरह से एक शासन का राज था जो लड़ रहे थे, उस पे जो है इनका उस समय फाइट किए, फिर समाज में अब तमाम संघर्ष जो है संजीव सर का रखे, संजीव सर यहां तक पहुंचे और इनका ये जो हमने छुपाया था जन स्वराज पार्टी में जुड़ने का, जो हम लोगों ने आपके बीच रखा, पॉलिटिकल नए पार्टी हैं जन स्वराज, प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर के पूरा भारत जान रहे हैं। प्रशांत किशोर मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं, ममता जी, मतलब बड़े बड़े जो है पार्टी हैं, तमाम बड़े नेता के साथ वो काम कर चुके हैं। अब वह बिहार के लिए जो है चले हैं, बिहार को बदलने के लिए। कितना बिहार को बदल पाते हैं, कितना वह जो है उनके पार्टी, उनके नेता जैसे संजीव सर हैं, आनंद मिश्रा सर हैं, ये तमाम बड़े लोग जो हैं, लालू प्रसाद यादव एक का पार्टी है और नीतीश कुमार की एक पार्टी है, एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है कांग्रेस, बड़े बड़े पार्टी है, इनसे इन्हें लड़ना है बिहार में और बिहार की जनता को समझाना भी है। जाति जो है, जाति धर्म से उठकर जो है अब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर वोट डालना है। कितना सफल होते हैं, क्योंकि अभी जो है बीते आपको जो है 13 नवंबर को जो है बिहार में उपचुनाव होना है 4 सीट पे, और 4 सीट पे 1 सीट का जो है इन्होंने कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिए हैं। 3 सीट का जो है कैंडिडेट होना है, जो मतलब पार्टी 2 अक्टूबर को बना है और उसके बाद पहला चुनाव जन स्वराज उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। और यह समझिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है जन स्वराज के लिए, संजीव सर के लिए, प्रशांत किशोर के लिए, तमाम बड़े इनके जो नेता हैं। ये लोग तो नेता नहीं कहते हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग समाज की सेवा के लिए उतरे हैं, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखना है इस बार इस 4 उपचुनाव विधानसभा में 13 नवंबर को जो होना है क्या होता है। लेकिन आप लोग संजीव सर का जो देखा, जो इनका पिताजी का, जो इनके पिताजी अंग्रेजों से भी लड़े, समाज से भी लड़े, समाज के बदलाव के लिए भी लड़े, और ये भी उन्हीं के, क्योंकि उनका ही खून इनके अंदर है, इनके अंदर का ही डीएनए है, तो इन्होंने बहुत कोशिश किया अपने समाज को बदलने का और बदलाव भी किया। लेकिन इनका विचार इनके जिला तक सीमित था, तो हम लोगों को लगा, क्योंकि देखिए समाज का हर व्यक्ति का जिम्मेदारी होता है, तो इनका आवाज एक जन स्वराज के थ्रू तो अब जा ही रहा है। लंबे दिनों से ये साइलेंट गुरु बने हुए थे, साइलेंट सेवा भी कर रहे थे। इनका यही है, इनका आप जो है इस सुंदरता चेहरा में आप देख सकते हैं कितना सिंपल चेहरा है। ना एक काड़ा पहनते हैं हम लोग, तो देखिए ये भी पहनते हैं, ना गला में चेन, ना घड़ी, ना अंगूठी। लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, नहीं है, लाखों रुपया नहीं, करोड़ तो बहुत बात है, 5 अंगूठी, गला में चेन और जो है अपना रुतबा दिखाते हैं। लेकिन ये एक साधारण व्यक्ति बनकर, लेकिन इनका दिल दहला 2020 में, इनका तो दिल दहला 2023 में भी, 2002 और 2023 में भी, लेकिन 2020 में ज्यादा कोरोना के टाइम, और उसके बाद इनका विचार। और इनके यूट्यूब एक चैनल है संजीव कुमार एक्सेलेंट क्लासेस, वहां आप देख सकते हैं इनका एक पोयम है मैं बिहार, वो भी और भी पोयम है, तो सुनिए। और सर ने एक गांधी जी का बुक क्या बोले थे सर, सत्य एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य का प्रयोग, सत्य का प्रयोग है, वो भी पढ़िए। तो ये चीज था, पूरा पॉडकास्ट आपने देखा, ये इंटरव्यू था सर के साथ। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा शेयर करिएगा, बिहार के हर घर ये पहुंचे, क्योंकि जानना जरूरी है। हम लोग गांधी जी को देखे नहीं, लेकिन उनके विचार को पढ़ते हैं और उनके विचार को पहुंचाने वाले हैं ये महान व्यक्ति। तो इस विचार को जो है घर तक पहुंचाना है, और इस चैनल के माध्यम से आप अपने भाई को भी सहयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। बस यहीं ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।